नमस्कार विद्यार्थियों, इन स्पेशल ए क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं संजय रोयल। आज हम क्लास पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग जो है उसके लिए। आज हमें एक नया टॉपिक छठा जो अध्याय है वो हम शुरू करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। अब इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके एग्जाम्पल वगैरह जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्प्रेरक जो है उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं की यदि हम बात करें तो उससे पहले हम कुछ सामान्य बातें जो है वो थोड़ी सी जान लेते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रकृति में अलग अलग तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में मिलते हैं, जिनके विभिन्न गुण होते हैं। जैसे हम बात करें पानी, हमारे चारों ओर फैली हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नमक है, लोहा है, लकड़ी है, ये सारे जो हैं वो अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं जो हम सामान्य जीवन में देखते रहते हैं। इन पदार्थों के दो प्रकार के गुण होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। यदि हमें भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण जो है वो दर्शाते हैं, भौतिक गुण वो गुण होते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं या जिनको हम देख कर, छू कर, महसूस कर सकते हैं। जैसे पीने का पानी जो होता है, उसे पानी के भौतिक गुणों की यदि हम बात करें तो उसका एक विशेष रंग है। पानी हालांकि रंगहीन होता है तो रंगहीन होना उसका एक भौतिक गुण हो गया। सामान्य स्थिति में देखें तो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये उसका एक भौतिक गुण है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, वो भी उसका एक भौतिक गुण है। इसके अलावा पदार्थ का रंग, गंध, ये सारे गुण जो होते हैं वो इसके भौतिक गुण होते हैं। इसके अलावा उनका तापमान जो है, द्रव्यमान, भार उसका कितना है, उसकी आकृति कैसी है, वो उसके भौतिक गुणों में आते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो होता है उसका रासायनिक गुण। जैसे हमें रासायनिक गुण के बारे में बात करें, जैसे जल की बात करें, जल का रासायनिक गुण क्या है? इसका रासायनिक संगठन। इसका रासायनिक संगठन इसके अणुसूत्र से हम दर्शाते हैं जो है H2O। यानी जल जो है वो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से बना है या इनके मिलने से बना है, ये इसका रासायनिक संगठन या इसका रासायनिक गुण हो गया। अब इसमें पाया जाने वाला जो बंध है, जैसे इसको हम प्रदर्शित करते हैं HOH के रूप में। एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये इसका रासायनिक गुण है। तो रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुण इसका ये कहलाता है। इसी तरह से नमक या NaCl देखें, ये इसका रासायनिक संगठन, ये इसका रासायनिक गुण है। इसमें एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये भी इसका रासायनिक गुण या इसकी रासायनिक प्रकृति है। तो पदार्थों के दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। इन गुणों में बदलाव जो है वो भी आता रहता है, उन बदलाव के बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ जो है वो स्थायी नहीं होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं और इसके कारण से उनमें परिवर्तन आता रहता है। और ये जो परिवर्तन इसमें आते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम उन परिवर्तनों की बात करते हैं कि वो 2 प्रकार के परिवर्तन जो हैं वो कौन से होंगे। पहले प्रकार का जो परिवर्तन है वो होगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे? परिभाषा वगैरह यदि हम देखें तो सीधा सा है। वैसे भौतिक परिवर्तन की केवल विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है परीक्षा के लिहाज से। पहला, भौतिक गुणों में आने वाला परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे उनकी अवस्था जो है वो बदल जाती है, उनका रंग जो है वो बदल जाता है या उनकी गंध जो है वो बदल जाती है। एक उदाहरण से यदि हम देखें, जैसे जल सामान्य स्थिति में हम देखें तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब इस जल को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये वाष्प अवस्था में बदल जाता है, यानी भाप में बदल जाता है और वो उसकी गैसीय अवस्था को दर्शाता है। तो द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना, ये पदार्थ का भौतिक या जल का भौतिक परिवर्तन हो गया। इसी तरह से जल को यदि हम फ्रीजर में रखकर ठंडा करें तो ठंडा करने पर वो बर्फ में बदल जाता है, यानी उसकी अवस्था द्रव से कौन सी अवस्था में आ जाती है? ठोस अवस्था में। यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। तो उदाहरण जो है वो ये यहाँ पर हो गया। अब दूसरा गुण इसका, इसमें प्रारंभिक पदार्थ जो है वो पुनः प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान ले जल जो द्रव अवस्था में है, जो इसका भौतिक गुण था, इसको हमने ठंडा किया, बर्फ में बदल गया, यानी इसमें भौतिक परिवर्तन आ गया। लेकिन उसको हम बाहर निकाल कर वापस गर्म करेंगे तो ठोस अवस्था से वापस वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में। यानी प्रारंभिक अवस्था जो है या प्रारंभिक पदार्थ जो है वो फिर से हमें प्राप्त हो जाता है।
अब इस कारण से ये परिवर्तन जो है वो अस्थायी होता है, यानी जल द्रव अवस्था में है, इसको हमने बर्फ में बदल दिया तो जरूरी नहीं है कि वो बर्फ में ही रहेगा, वापस वो द्रव में भी आ सकता है और गर्म करें तो फिर वो गैसीय अवस्था में भी बदल सकता है, यानी इस तरह का परिवर्तन अस्थायी होता है। और अंतिम गुण इसका है नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नई चीज प्राप्त नहीं होती है। जल जो यहाँ पर द्रव अवस्था में है वो भी H2O है, और यदि ये बर्फ में बदल गया तो भी वो H2O ही है, और यदि गर्म करने पर गैसीय अवस्था में या भाप में बदल गया तो भी वो क्या है, H2O। यानी पदार्थ वही है, बस उसकी अवस्था बदल रही है। लोहे को हम पिघलाते हैं, भट्टी के अंदर गर्म करते हैं, वो पिघल कर लाल हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, गर्म होने पर लाल हो जाता है और वो पिघल जाता है, लेकिन उस स्थिति में रहता वही लोह तत्व यानी आयरन ही है। यानी इस तरह के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ जो है वो प्राप्त नहीं हुआ, पदार्थ वही है, बस उसकी अवस्था, रंग, गंध, द्रव्यमान वगैरह जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं। ये परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरे प्रकार के जो परिवर्तन पदार्थों में आते हैं वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो है वो स्थायी प्रकार के होते हैं, कारण इसके कारण से पदार्थ के रासायनिक गुण यानी रासायनिक संगठन जो है उनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे नमक का हम विद्युत अपघटन करें तो नमक जो है वो सोडियम और क्लोरीन गैस बना लेता है, तो इस प्रकार से सोडियम जो है वो बन गया, ये अलग हो गया, और क्लोरीन गैस अलग निकल गई। इस कारण से नमक जो है वो नमक रहा ही नहीं। जल जो है इसी का यदि हम विद्युत अपघटन करवाएं तो इससे बनती है H2 गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये गैस जो है ये द्रव अवस्था में जो H2O जो इसका रासायनिक संगठन था, इसके कारण से ये इसमें बदल गया। तो इस तरह से देखें तो इसका रासायनिक संगठन या रासायनिक गुण जो है वही बदल गए। दूसरा, प्रारंभिक पदार्थ जो है वो सामान्यतः यदि देखा जाए तो इसमें पुनः प्राप्त नहीं होता है, यानी जल जो है वो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में बदल गया तो सामान्य स्थिति में देखें तो वापस हमें जल उसी अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता, और इस कारण से ये स्थायी भी हो सकता है, स्थायी भी होता है, क्योंकि ये इनमें बदल गया, अब वापस इसे प्राप्त करना जो है वो आसान नहीं है। तो ये परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन, इसमें प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होते, इसलिए ऐसे परिवर्तन जो है वो स्थायी होते हैं, और इसमें नया पदार्थ जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ की प्राप्ति हमें होती है, नए तरह का पदार्थ बनता है। NaCl एक अलग पदार्थ है, जबकि सोडियम अलग पदार्थ है, क्लोरीन गैस अलग पदार्थ है। जल एक अलग पदार्थ है, जबकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से एक अलग प्रकार के पदार्थ की हमें प्राप्ति होती है। रासायनिक परिवर्तन हम कई रूपों में देख सकते हैं। जैसे सामान्य स्थिति में हम देखें कोयला जो है उसको जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक पदार्थ जो कोयला कार्बन था और ऑक्सीजन थी, इन दोनों के गुणों में बदलाव आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया। इसे वापस इस पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, कार्बन डाइऑक्साइड से हम कोयला वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह परिवर्तन स्थायी होता है और इसमें नए तरह के पदार्थ जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो पदार्थों में दोनों तरह के परिवर्तन जो हैं वो होते रहते हैं। इस पाठ में हम मुख्य रूप से जो चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में, और इस पाठ का नाम भी जैसे है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो होती क्या है उसकी बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया का सीधा सा अर्थ यही है, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अब इसके अंदर देखा जाए तो वे पदार्थ जो परिवर्तित होते हैं, जिनमें रासायनिक परिवर्तन आता है, वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को हम नाम देंगे अभिकारक या क्रियाकारक का। जबकि रासायनिक परिवर्तन के कारण से हमें नए प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होती है, या इसमें नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं। जो नए प्रकार के पदार्थ रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको कहा जाता है उत्पाद या क्रियाफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जो हैं वो होते हैं। अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन आता है या अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं उत्पाद। ये क्रिया जो है वही क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाई। अब इसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया वगैरह पढ़ने के बाद में इसमें हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं, वो है हमारा रासायनिक समीकरण।
पदार्थों में होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब समीकरण जो है वो किसी भी चीज को संक्षेप में लिखने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पर इस आधार पर यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया को यदि संक्षिप्त रूप में लिखा जाए तो उसे लिखने के लिए हम काम में लेते हैं रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण में हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनका नाम वगैरह पूरा नहीं लिखते हैं, उसके बजाय हम उनके अणुसूत्र लिखते हैं और कुछ अन्य चीजों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रतीक जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पादों के अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाए तो वह क्रिया जो है वह लिखने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा यदि बोलकर बताएं तो आसानी से देख सकते हैं। रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है उसमें मैग्नीशियम जो एक धातु होता है उसका फीता आता है। जब हम उसको बर्नर पर रखकर जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और बर्नर पर जलकर वो एक सफेद रंग का पाउडर बनाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। अब इस चीज को यदि हम बोलकर बताएं या पूरा लिखकर बताएं कॉपी में तो एक दो लाइन जो है उसमें लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद में सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर जो है वो उत्पन्न करता है। अब इसको यदि हम संक्षेप में लिखें तो संक्षेप में लिखें तो उसके लिए मैग्नीशियम पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका प्रतीक लिख दिया हमने क्या, Mg। और ऑक्सीजन जो है वह भी पूरा ऑक्सीजन यूं लिखने की जरूरत नहीं है, O2 उसका जो अणुसूत्र होता है वो लिख दिया। और ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, इसके लिए बीच में ये चिन्ह या प्रतीक लगा दिया क्या हमने, प्लस का। तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर ये दर्शाता है कि ये दोनों आपस में मिलते हैं और तीर का निशान ये दर्शाता है कि ये बनाते हैं, इनमें बदलाव आता है और बदलाव आने के बाद में ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो इस तरह से एक पूरी दो लाइनों को हमने एक छोटी सी लाइन के अंदर दर्शा दिया। ये संक्षेप में लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब कोई भी रासायनिक समीकरण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है उसे लिखा कैसे जाएगा, तो उसको लिखने के अलग अलग चरण होते हैं और उन चरणों के आधार पर ही रासायनिक समीकरण जो है उससे हमें कई सारी अलग अलग जानकारियां जो हैं वो प्राप्त होती हैं। अब एक रासायनिक समीकरण हमें क्या जानकारियां प्रदान करता है उसकी हम बात करेंगे। वो रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण जो हैं उनमें भी आ सकता है या रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारियां जो हैं वो भी हमें इसके अनुसार लिख सकते हैं। एक रासायनिक समीकरण हमें क्या जानकारी देता है तो उसमें हम देखें तो रासायनिक समीकरण को देखकर हम पता लगा सकते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के और उत्पाद के बारे में। उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ तो अभिकारक हैं और कौन से पदार्थ जो है वो उत्पाद का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, रासायनिक समीकरण से हमें जानकारी मिलती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों की अणु संख्या और उनके मोलर द्रव्यमान के बारे में। उनकी अणु संख्या जो है उसका भी पता हमें जो है वो इसके द्वारा लग सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल से सबको हम बाद में दोबारा से अलग से देखें। इसके बाद में तीसरी चीज यदि हम देखें तो उससे हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद जो हैं उनकी अवस्था जो है, भौतिक अवस्था, उसके बारे में भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो रासायनिक समीकरण हमें पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा रासायनिक समीकरण से हमें रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन जो है उसकी दिशा जो है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा उस अभिक्रिया में भाग लेने वाली ऊष्मा जो है जिसके आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो वो अभिक्रिया कौन सी है, ये रासायनिक समीकरण को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके अलावा उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं उन आवश्यक परिस्थितियों की जानकारी जो है वो भी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। अब ये सारी चीजें जो हम वो कैसे जानकारी देते हैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो उससे ये चीज आसानी से समझ आ जाएगी। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, हवा में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है
ये दोनों गैसें जो होती हैं ये आपस में क्रिया करती हैं, ये आपस में क्रिया प्रदर्शित करती हैं और ये इस प्रकार की क्रिया जो है वो कहलाती है हैबर विधि। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, ये हैबर विधि है। अब यहाँ पर इस के अनुसार यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया ये हो गई कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। अब ये एक रासायनिक समीकरण हो गया। इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी मिली? इस समीकरण से हमें यह पता चला कि अभिकारक और उत्पाद कौन से हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक जो है वो तो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और एक उत्पाद जो है वो है अमोनिया। दूसरा, उनकी अणु संख्या कितनी है। एक सही रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित करके लिखा जाता है। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे संतुलित करते हैं अभी हम इसके बारे में जस्ट पढ़ेंगे। इस संतुलित समीकरण से हमें पता चल रहा है इनकी अणु संख्या की। इससे हमें यह पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के कितने 3 अणु, जो संख्या उससे पहले लिखी होती है वो 3 अणुओं से क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है अमोनिया के कितने अणु 2। तो 2 अणु अमोनिया जो है वो बनाने के लिए 1 नाइट्रोजन अणु और 3 हाइड्रोजन अणुओं की आवश्यकता होगी। ये इस समीकरण से हमें पता चल गया। इसके अलावा भौतिक अवस्था, कोई भी पदार्थ जो होता है उसकी भौतिक अवस्था को हम समीकरण में प्रदर्शित कर सकते हैं। भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं जो हैं इनके बारे में तो आपने सामान्यतः पढ़ा हुआ ही होगा। ठोस अवस्था को हम समीकरण में दर्शाएंगे स्मॉल s से, द्रव अवस्था को स्मॉल l से और गैसीय अवस्था को स्मॉल g से। अब यहाँ पर जैसे इस समीकरण में देखें तो नाइट्रोजन जो वो गैस है तो इसके नीचे ब्रैकेट में हम G लिख देते हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, G लिख दिया। अमोनिया भी गैस है, G लिख दिया। एक और अभिक्रिया जैसे देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना होता है उसको जब हम भट्टी में गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो गर्म करने पर वो हमें प्रदान करता है कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण और साथ में हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये चूना जो है वो पाया जाता है ठोस अवस्था में, इसलिए इसके नीचे सामान्यतः S लिखा हुआ मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसीय अवस्था में है। तो इसमें ये अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है, जबकि उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद जो है वो गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है। इसकी जानकारी हमें इस समीकरण से प्राप्त हो गई। इससे इन तीनों के अलावा एक और अवस्था जो है वो भी पाई जाती है, उसको और थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। इस अवस्था को हम कहते हैं जलीय विलयन अवस्था। ये जलीय विलयन क्या है इसकी हम बात करें। जैसे हम सामान्य स्थिति में देखते हैं हमारे घरों में जो नमक आता है वो नमक जो NaCl है, ये नमक ठोस अवस्था में होता है और ठोस अवस्था में ये क्रिया नहीं करता है। रासायनिक प्रयोगशाला में भी यदि हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके लिए हमें इसे पानी में घोलना पड़ता है। पानी में घोलने पर नमक का जलीय विलयन बन जाता है। अब नमक को जैसे हमने गिलास में पानी लेकर उसमें घोल दिया तो पहले जो नमक हमें सफेद चूर्ण वगैरह के रूप में दिख रहा था फिर वो दिखना बंद हो जाता है। अब वहां पर यूं नहीं कह सकते हैं कि नमक जो ठोस अवस्था से है वो द्रव अवस्था में आ गया, अवस्था उसकी अब भी वही है, लेकिन उसमें नमक के जो अणु हैं वो जल के अणुओं के बीच में समाहित हो गए और इसके कारण से वो दिखना बंद हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम उस विलयन को नमक का जलीय विलयन कहेंगे, ना कि नमक की तरल अवस्था या द्रव अवस्था। तो वो नमक का जलीय विलयन कहलाएगा। और यदि जलीय विलयन अवस्था में है कोई पदार्थ है तो उसको हम दर्शाते हैं AQ से, एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। और ऐसी स्थिति में जैसे कोई अभिक्रिया होती है जैसे NaCl की अभिक्रिया, तो इसमें नमक का जलीय विलयन लेते हैं, उससे हमें प्राप्त होता है ठोस अवस्था में सोडियम और क्लोरीन गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो ये यहाँ पर भौतिक अवस्था की जानकारी जो है वो भी हमें इस समीकरण से प्राप्त होती है। इसके अलावा अभिक्रिया की दिशा जो है वो कैसी होगी। यह अभिक्रिया यदि खुले पात्र में करवाई जाती है तो इस तरह से अमोनिया बनेगी और हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बंद पात्र में यदि इसी अभिक्रिया को करवाया जाए तो इस अभिक्रिया में इस समीकरण को हम इस तरह से दर्शाएंगे। तीर का निशान दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, सीधा तीर का निशान ऐसे भी और आधा आधा तीर का निशान दोनों दिशाओं की ओर इंगित करते हुए भी यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। इस समीकरण को देखकर हमें यह पता चलता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। ये तीर का निशान ऊपर वाला अग्र अभिक्रिया को दर्शाता है और ये पश्च अभिक्रिया को दर्शाता है, जबकि ये केवल अग्र दिशा में ही होती है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है
वो केवल अग्र दिशा में चल रही है, यानी अनुत्क्रमणीय है, ऐसी अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और जो दोनों दिशाओं में चलती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया की दिशा यानी उत्क्रमणीयता की जानकारी जो है वो भी हमें समीकरण से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि इस अभिक्रिया को हम समीकरण में सही रूप में लिखें तो इसके आगे यूं और लिखा हुआ मिलता है 10.5 मोल किलो कैलोरी पर मोल, तो किलो कैलोरी पर मोल ऐसे लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर यह चीज किसको दर्शाती है? ये चीज दर्शाती है कि जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, तो साथ में 10.5 किलो कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा जो है वो भी हमें प्राप्त होती है। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या निकलती है उसमें है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद की ओर प्लस का निशान लगाकर वो ऊष्मा दर्शाई जाती है जो हमें प्राप्त होती है या बाहर निकलती है। तो यहाँ प्लस और फिर आगे ऊष्मा का मान लिखा है, तो इसका मतलब ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो उसमें हम माइनस का निशान लगाकर फिर उसके बाद में ऊष्मा का मान लिखते, तो ऐसी स्थिति में वो उससे हमें यह पता चलता कि वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा जो भाग लेती है अभिक्रिया में, वो जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से होती है। और उस अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं वो भी हमें जानकारी मिलती है। आवश्यक परिस्थितियों को हम अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला जो तीर का निशान है उसके ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यदि हम बात करें तो सामान्य सही समीकरण में इसमें ये लिखा हुआ मिलता है 373 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट टेम्परेचर और साथ में Fe। यहाँ पर ये किन चीजों को दर्शाते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सामान्य स्थिति में क्रिया नहीं करते हैं। सामान्य स्थिति में तो अभी हमारे चारों ओर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हवा में है, लेकिन ये अपने आप अमोनिया नहीं बना रहे हैं। अमोनिया बनाने के लिए इनको प्रयोगशाला में या जो अमोनिया उत्पादक कारखाने या यूनिट इकाइयां होते हैं उनमें विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप और दाब पर रखना पड़ता है, तब वो आपस में क्रिया करते हैं। यानी उच्च ताप और दाब, इतना ताप इतना दाब इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक परिस्थिति हम समीकरण में इस तरह से लिखते हैं और समीकरण में ये लिखी हुई है तो हमें पता चल जाता है कि यह अभिक्रिया इन्हीं परिस्थितियों में होगी, इनके बिना यह अभिक्रिया नहीं होती। इसके अलावा एक और चीज जो हमने यहाँ पर लिखी रखी है, इसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने आप क्रिया नहीं करते हैं, लोह चूर्ण थोड़ी सी मात्रा में साथ में डालना पड़ता है। हालांकि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन फिर भी अभिक्रिया की दर जो है वो इसकी उपस्थिति में बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी हम इसी पाठ में पूरा पढ़ेंगे। तो इसके लिए आयरन या लोह उत्प्रेरक भी आवश्यक है, वो भी एक आवश्यक परिस्थिति हो गई, उसको भी हम ऐसे दर्शाते हैं। अब इस आधार पर देखा जाए तो एक रासायनिक समीकरण से हमें कई सारी चीजों की जानकारियां जो है वो प्राप्त होती हैं। क्या जानकारियां देता है रासायनिक समीकरण, या रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या किया जाता है? रासायनिक समीकरण को जब भी हम लिखते हैं तो पहले अभिकारक लिखते हैं, फिर तीर का निशान लिखते हैं और फिर उत्पाद लिखा जाता है। उसके बाद में उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद यदि 2 या 2 से ज्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभिकारक 1 है जबकि उत्पाद 2 हैं तो दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाया, कोमा वगैरह नहीं लगाते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 हैं तो प्लस का निशान लगाया। यहाँ पर अभिकारक 2 हैं तो बीच में प्लस का निशान लगाया। इस तरह से समीकरण को लिखा जाता है। अणु संख्या उनकी कितनी है? नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन के 3। ये संख्या हमें उस पदार्थ के अणु सूत्र से पहले लिखी हुई जो संख्या होती है वो उनकी अणु संख्या को दर्शाती है। तो अणु संख्या जो है वो दर्शानी जरूरी होती है। इसके अलावा हमें रासायनिक समीकरण से भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, दिशा की जानकारी प्राप्त होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाली ऊष्मा की जानकारी प्राप्त होती है और अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे कई बार प्रश्न वगैरह दिया हुआ आ जाता है कि एक रासायनिक समीकरण ये लिखा हुआ है, इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। तो ध्यानपूर्वक देखकर यदि हम इनको देखें तो इनको देखकर हम लिख सकते हैं क्या कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद कौन से हैं। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो अभिकारक हैं, जबकि
अमोनिया जो है वो उत्पाद है, ये लिख दिया। दूसरा, इस अभिक्रिया में इनकी अणु संख्या कितनी है, नाइट्रोजन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु, पहले कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 अणु है, 3 अणुओं से क्रिया करके अमोनिया के कितने अणु बनाता है, 2 अणु बनाता है, ये पता चला। भौतिक अवस्था, इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया यानी सभी अभिकारक और उत्पाद जो है वो गैसीय अवस्था में है, ये जानकारी प्राप्त हुई। इस अभिक्रिया में हमने परिवर्तन को तीर के दो दिशाओं में तीर के द्वारा दर्शा रखा है, इसका मतलब ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जबकि सीधा तीर का निशान होता तो हम ये कह सकते थे कि ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या शोषी, ये भी पता चल रहा है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ में धनात्मक निशान, प्लस का निशान लगाकर आगे उष्मा का मान लिखा हुआ है, यानी इस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, अतः ये एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं 373 केल्विन तापमान और 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होगी, और यह अभिक्रिया आयरन या लोह उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इससे प्राप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम रासायनिक समीकरण के बारे में परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनके संदर्भ में एक चीज जो है वो और हम पढ़ेंगे। एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो क्या होता है उसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। अब पहली चीज यदि हम देखें, एक रासायनिक एक नियम आता है विज्ञान में, एक आधारभूत नियम है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण की जानकारी के लिए पहले उस नियम को जानना जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण नियम यह कहता है कि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक जब उत्पाद बनाते हैं तो अभिकारक परिवर्तित होकर नए तरह के उत्पाद जरूर बना देते हैं, लेकिन कुल द्रव्यमान जो होता है चाहे अभिकारकों का हो चाहे उत्पादों का हो वो संरक्षित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यानी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है, द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। अब इस स्थिति में यदि हम देखें इस नियम को यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में अप्लाई करें तो उस स्थिति में यह होगा कि ये जैसे एक अभिकारक है और ये यहाँ पर क्या बने हैं उत्पाद, इनका कुल द्रव्यमान जो है वो क्या होना चाहिए बराबर। अब इसे हम अप्लाई करें, द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है या अणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे कैल्शियम का द्रव्यमान होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान 40 यूनिट, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसका द्रव्यमान यदि हम निकालें तो इसमें कैल्शियम कितना है 1, इसलिए 40 गुणा 1 बराबर 40। कार्बन भी कितना है 1, तो 12 गुणा 1 बराबर 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 16, तो 16 गुणा ऑक्सीजन कितने हैं 3। एक का द्रव्यमान, एक का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, इसलिए ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो गया 48। इनका टोटल योग यदि हम देखें 8 और 2 10, 4 4 8 और 2 10 यानी 100, तो 100 यूनिट द्रव्यमान है। अब इस तरफ देखें, इस तरफ 2 उत्पाद हैं, पहले कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान निकाल लें। इसमें कैल्शियम 1 है यानी 40 और ऑक्सीजन 1 है यानी कितना 16, तो 56 तो हो गया इसका। और एक कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान जो है वो देखें कितना होगा, एक कार्बन है उसका द्रव्यमान हो गया 12 और ऑक्सीजन है 16, तो इसका द्रव्यमान हो गया 16 दूनी 32 यानी 44। अब टोटल द्रव्यमान उत्पादों का कितना हो गया 56 और 44 यानी 100। अब इस तरह से देखें तो अभिकारक का द्रव्यमान भी 100 है, उत्पाद का द्रव्यमान भी 100 यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पर ये समीकरण जो है वो सही है, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। लेकिन कई बार कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे भी लिखे हुए मिल जाते हैं जो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। कितने अणु बना रहे हैं वहां पर हमने ये नहीं लिखा है, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल जाए। ये एक असंतुलित समीकरण है। कैसे? क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। तो पहली चीज कैसे, अब नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, नाइट्रोजन का एक जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का 1।
हालांकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम अलग अलग आते हैं, हाइड्रोजन को हम यहाँ पर एक द्रव्यमान मानकर चलें। तो इस स्थिति में देखें तो पहले अभिकारकों का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तीर के निशान से पहले द्रव्यमान कितना है, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है 14, कुल है 2, इसलिए इनका हो गया 14 गुणा 2 यानी 28। और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु यदि हम मान लें इसमें, तो इस स्थिति में इनका द्रव्यमान हो गया 1 गुणा 2 यानी 2, टोटल द्रव्यमान हो गया 30। तो अभी कारकों का द्रव्यमान है 30 इकाई। जबकि अमोनिया की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन है 1 यानी 14 और हाइड्रोजन है 3, तो 1 का 1 तो 3 के 3 यानी 17। अब इस ओर देखें तो इस ओर द्रव्यमान आया 30 और इस ओर द्रव्यमान आया 17, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इसके अनुसार देखें तो द्रव्यमान घट गया, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है द्रव्यमान घटना नहीं चाहिए। इसलिए ये समीकरण जो है वो सही नहीं है, गलत है, ये असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो पहली चीज ये कि द्रव्यमान रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों होता है, तो उसका कारण है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पादों का कुल द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है, उनमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। इसके कारण से यदि हम देखें तो कुल जो परमाणु संख्या होती है, जो परमाणु भाग लेते हैं, वो परमाणु जो है वो दोनों ओर बराबर होने चाहिए। यानी इस ओर जैसे कैल्शियम का परमाणु 1 है तो इस ओर भी 1 होना चाहिए, इस ओर ऑक्सीजन के परमाणु 3 है तो इस ओर भी 3 होने चाहिए, कार्बन 1 है तो 1 इस ओर होना चाहिए। ये चीज होगी तभी ये समीकरण सही होगा। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। यहाँ पर इसमें देखें तो नाइट्रोजन के परमाणु इसमें 2 हैं जबकि इस ओर 1 ही है, इसका मतलब ये सही नहीं है। हाइड्रोजन इस ओर 2 है, इस ओर 3 है, ये भी सही नहीं है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम विधि काम में लेते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। ये हिट एंड ट्रायल विधि जो है इसके द्वारा हम एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कैसे, जैसे इसी समीकरण पर अप्लाई करें, इसमें सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद जो है उसमें पाए जाने वाले जो परमाणु हैं वो कौन कौन से हैं, तत्व कौन से हैं, उनको लिख लेते हैं। इसमें तत्व भाग ले रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, और इस ओर देखें तो तत्व तो वही मिलेंगे। अब नाइट्रोजन है तो यूं तो हो नहीं सकता कि वो कार्बन या ऑक्सीजन बन जाए, रहेगा तो नाइट्रोजन ही, बस उसका समूहन बंध बनाने का तरीका बदल जाता है जिससे नए पदार्थ बन जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, लेकिन इनकी संख्या नाइट्रोजन की है 1 और हाइड्रोजन की कितनी है 3, तो इसलिए इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित कैसे करें उसके लिए देखें, उसका एक सीधा सा तरीका है हिट एंड ट्रायल। इसमें हमें जिस ओर जो तत्व बराबर नहीं होते हैं ना संख्या में, उनको बराबर करते हैं। अब बराबर करने के तरीके क्या हो सकते हैं, घटाकर या बढ़ाकर, लेकिन बराबर करना है केवल बढ़ाकर। और किसी संख्या को बढ़ाने के भी 2 तरीके होते हैं, जोड़ना या गुणा करना, और इसमें हमें एक ही तरीका काम में लेना है, गुणा करना। तो सीधा सा देखें, अप्लाई करें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन इस ओर कितने हैं 2, तो इस ओर भी नाइट्रोजन हमें कम है, इस ओर बढ़ाने पड़ेंगे, तो इस ओर हमें 2 करने हैं। अब 2 कैसे करेंगे, 1 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि बराबर हो जाए। अब 1 को 2 से गुणा करने पर 2 हो जाते हैं, इसलिए 2 से गुणा किया। अब उत्पाद की ओर नाइट्रोजन को 2 से गुणा किया, तो उत्पाद की ओर जिस अणुसूत्र में नाइट्रोजन है वहां पर उससे पहले 2 लिख देते हैं, यह तरीका हो गया। अब यहाँ पर ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, अब ट्रायल करके देखते हैं कि इसमें बदलाव क्या हुआ। बदलाव ये हुआ कि ये जो संख्या हमने लिखी है वो पूरे अणुसूत्र को इससे ही गुणा हो जाएगी। यानी नाइट्रोजन इसमें 1 था, अब कितने हो गए 2, हाइड्रोजन इसमें 3 थे, अब ये भी दुगुने हो गए, इसलिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 6। अब हाइड्रोजन इस ओर 6 करें, इस ओर 2 हैं, 2 को 6 करना है, तो 2 हैं उसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे 6 आ जाए। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या होगी 3, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आया, तो हाइड्रोजन को 3 से गुणा किया अभिकारक की तरफ, तो उस संख्या को जिससे हमने गुणा किया वो लिख दिया। अब इस स्थिति में देखें तो नाइट्रोजन भी 2, इस ओर भी 2, हाइड्रोजन इस ओर भी 6, इस ओर भी 6। अब ये सही संतुलित समीकरण है, और इस पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू करेंगे तो वो सही भी आएगा। जैसे यदि हम यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना था 14, तो 2 का कितना हो गया 14 दूनी 28, और हाइड्रोजन का 1 का द्रव्यमान कितना था 1, तो 6 का द्रव्यमान हो गया 6, तो 28 और 6 34,
और इस ओर देखें तो इसमें अमोनिया का कुल द्रव्यमान कितना है, एक अमोनिया का द्रव्यमान था 14 प्लस 3, 14 और 3 तो कितना था 17, तो 2 का कितना हो गया 17 गुणा 2 यानी 34। तो इस स्थिति में देखें तो 34 द्रव्यमान जो है वो इसका गया 34, 34 अब ये बराबर है, अब ये समीकरण संतुलित है। तो कई समीकरण ऐसे होते हैं जिन्हें पहले संतुलित करना पड़ता है। अब एक और उदाहरण जो है मुझसे हम देखते हैं, जैसे एक पदार्थ, सामान्य सा पदार्थ है जल, इसका जब हम जलीय अपघटन करवाते हैं तो इससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब इसे हम संतुलित करें, सीधा सा तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं, केवल प्रश्न पूछे जाते हैं तो असंतुलित समीकरण दे दिया, उसका संतुलित समीकरण लिखना होता है एक लाइन में, इतना सही उत्तर देना होता है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, संक्षेप में हम देखें कैसे करेंगे। हाइड्रोजन इस ओर कितने हैं 2, हाइड्रोजन इस ओर भी कितने हैं 2, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इस ओर कितना है 2 और इस ओर कितना है 1, तो इस ऑक्सीजन को हमें 2 करना है। अब 2 करना है तो उसके लिए हमें इस ओर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना है तो उससे पहले संख्या लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखें, यूँ नहीं कि ऑक्सीजन से पहले सूत्र के बीच में यहाँ 2 लिख दिया, ये गलत होता है। यदि हमें ऑक्सीजन को 2 करने हैं तो पूरे अणुसूत्र से पहले ही हमें 2 लिखना पड़ेगा, चाहे दूसरा परमाणु जो है या तत्व है वो असंतुलित हो जाए। ऑक्सीजन 2 हो गए, यही हिट एंड ट्रायल विधि है। तुक्का लगाते हैं, सही बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से ट्रायल करते हैं, फिर से तुक्का लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 लगाया। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 4, इस और हाइड्रोजन को 4 कर दें, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे। हाइड्रोजन को 4 करना है तो 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 4 आ जाए, तो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4। अब यह समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। एक और एग्जाम्पल जो अपनी बुक में दिया हुआ है उसको और देख लेते हैं। प्रोपेन गैस C3H8, इसकी हम बात करें, इसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये देती है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल के अणु। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम इसे संतुलित करके देखते हैं। संतुलित करके देखने के लिए देखें, इसमें है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो इस और भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। पहले एक को लेकर चलें, इससे कार्बन है यहाँ पर कितने 3 है और यहाँ पर कार्बन है कितना 1, तो इसको हमें 3 करना है। 3 करना है तो क्या करें 3 लगा दिया। अब देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 8, तो इसको हमें क्या करना है 8। अब 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 8 आ जाए, तो वो संख्या होगी 4, तो 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितने हैं 2 गुणा 3 यानी 6 तो हैं यहाँ और 4 हैं यहाँ, यानी ऑक्सीजन टोटल हैं 10 और इस और ऑक्सीजन है टोटल है 2। अब इसे हमें 10 करना है, तो 2 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 10 आ जाए, वो संख्या होगी 5, यहाँ 5 लगा दिए। अब देखें, अब ये पूरा समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण हो गया। तो ये संख्याएं 5, 3, 4 ये लगाई हैं, किसी एक को लेकर चले, उसके अनुसार हम संतुलित इनको करते रहेंगे। तो ये समीकरणों को संतुलित करना जो है वो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें आपके लिए एक्सरसाइज के लिए मैं 4 या 5 समीकरण जो है वो बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप उनको अपनी रफ कॉपी में नोट करोगे और उनको घर पे संतुलित करके देखने का प्रयास करोगे। यदि वो संतुलित हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो उनका आंसर कैसे किया उनको संतुलित वो हम कल बताएंगे। तो मैं अभी नोट कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। हाँ, तो बच्चों ये आपके सामने 8 समीकरण जो हैं वो लिखे हुए हैं, ये असंतुलित समीकरण हैं, इनको आप संतुलित करके देखोगे। संतुलित करके देखना है, उसमें दोनों और जो तत्व होते हैं उनकी संख्या जो है परमाणु संख्या है वो बराबर करनी है। एक सेक्शन में ये चैप्टर चल भी रहा था, उनको ये चीज़ें करवाई हुई हैं, फिर भी आप इनको घर पे प्रयास करोगे इनको करने का। यदि कोई दिक्कत इसमें आती है तो हम कल इनको संतुलित कैसे किया वो सब के बारे में फिर से जो है वो बताएंगे और अगला पार्ट जो है वो भी हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इनको नोट आप जरूर से कर लें, धन्यवाद।